वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी सियासी जिदोजहद का तज़किरा करते हुए कहा कि उन्होंने महज 17 साल के मुख्तसर अरसे में मुल्क के तमाम कानून साज इदारों में खिदमात अंजाम देने का एजाज़ हासिल किया है। उन्होंने नौजवानों को कामयाबी का गिर बताते हुए वाज़े किया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुस्तकिल मिजाजी और पुख्ता इरादा सबसे अहम बुनियाद है। वज़ीर आला के मुताबिक सिर्फ इल्म हासिल करना काफ़ी नहीं है, बल्कि बेहतर इबलागी महारतें और अपने काम के तई मुकम्मल दियानतदारी ही इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक इंसान में कुछ कर गुजरने का जुनून और मकसद के हुसूल के लिए सच्ची लगन न हो, तब तक बड़ी कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं। रेवंत रेड्डी ने अपनी मिसाल देते हुए कहा कि उन्होंने हर सतह पर अवामी मसाइल को समझा और मेहनत के बिल बोते पर आज इस मकाम तक पहुंचे। उनका यह बयान उन तमाम लोगों के लिए एक तहरीक है जो नामुसाइद हालात के बावजूद अपनी ज़िंदगी में बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपनी सलाहियतों को निखारना ही वक्त की अहम ज़रूरत है। So I would suggest my students, my friends, you have to improve your language skills, at the same time your knowledge. So knowledge is going to pay you. If you have language and knowledge, is not only sufficient for your career, hard work, your commitment is necessary. మీ జీవితంలో ఎదగాలి అంటే కష్టపడడం ఒకటే, భాష రావడం రెండు, అవగాహన పెంచుకొని జ్ఞాన సంపద పెంచుకోవడం మూడు, వీటన్నిటితో పాటు చిత్తశుద్ధి పట్టుదల మనకు ఉండాలి. ఒక మారుమూల అచ్చంపేట శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకున్న నేను మొట్టమొదటిసారి ప్రజా జీవితంలోకి ఎంటర్ అయింది ఇక్కడనే మిడ్జిల్ మండలం జిల్లా పరిషత్ మెంబర్గా 2006, 2009లో 2006లో జడ్పీటీసీ, 2007లో ఎమ్మెల్సీ, 2009లో ఎమ్మెల్యే, 2014లో మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే, 2019లో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, 2023లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా 17 సంవత్సరాలల్లా భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని చట్టసభలలో పనిచేసిన, జిల్లా పరిషత్లో పనిచేసిన, శాసన మండలిలో అనుభవం ఉన్నది, శాసనసభ్యుడిగా అనుభవం ఉన్నది, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా అనుభవం ఉన్నది. సరాసరిగా ఏ మంత్రి బాధ్యత చేపట్టకపోయినా ఈరోజు పెద్దలందరి సహకారంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 3వ సంవత్సరంలో आंध्र प्रदेश के वजीर आला इन चंद्राबाबू नायडू ने फख्र के साथ ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत ने सुपर 6 जमानतों को कामयाबी के साथ सुपर हिट कर दिया है और रियासत अब तरक्की की शाहराह पर तेजी से गामजन है। उन्होंने माशी अदाद व शुमार का हवाला देते हुए बताया कि मुल्क भर में आने वाली कर सरमायाकारी का 25% हिस्सा अकेले हमारी रियासत को हासिल हुआ है, जो हुकूमत पर आलमी सरमायाकारों के एतमाद का मुनह बोलता सबूत है। हाल ही में विशाखापट्टनम में मुनक़िदा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इस एक इजलास में 13 लाख करोड़ रुपए की भारी सरमायाकारी के मुआहदे तय पाए। वज़ीर आला ने कहा कि उनका मकसद रियासत को सनती मरकज़ बनाना है ताकि नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा हो सकें। उन्होंने मज़ीद वाज़े किया कि इंतज़ामिया शफ़ाफ़ियत और तेज़ रफ्तार हुक्मरानी के ज़रिए तरक्की के समरात को हर गरीब ख़ानदान तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। चंद्राबाबू नायडू के मुताबिक विशाखापट्टनम का समिट रियासत की तकदीर बदलने में एक अहम संग मील साबित होगा और आने वाले दिनों में मज़ीद बैन अल-अक़वामी कंपनियां यहां अपने यूनिट्स कायम करेंगी। उनके इस बयान से रियासत के सनती हलकों और बेरोजगार नौजवानों में उम्मीद की एक नई लहर पैदा हो गई है। సమిక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తాం. ముందిచ్చిన సమిక్షేమ కంటే మెరుగైన సమిక్షేమం ఇస్తామని ఆ రోజు మేము చెప్పింది సూపర్ 6 చెప్పి సూపర్ హిట్ చేశాం. 18 నెలల్లో చరిత్ర సృష్టించామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. డెవలప్మెంట్ ని పరిగెత్తిస్తున్నాం. ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు, ఎక్కడ చూసినా డెవలప్మెంట్లో చాలా స్పీడ్గా ముందుకు పోతున్నాం. దీంట్లో కూడా మీరు చూస్తే ఇటీవల BOB బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఒక సర్వే చేస్తే దేశంలో వచ్చిన పెట్టుబడులు 25%,
ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చాయి. ఒక్క రాష్ట్రానికి 25% వచ్చాయి. మొన్నే విశాఖపట్నంలో సిఏఐ సబ్మిట్ పెట్టాం. 13,25,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వచ్చాయి. ఎంఓయూలు చేశాం. దీనివల్ల 16 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. बीआरएस के कारगुजार सदर के टीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी पर तेलंगाना की सकाफती शनाख्त को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए उन्हें रियासत का दुश्मन करार दिया है। उन्होंने सख्त बेरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना की सरकारी अलामतों में तब्दीली और तेलंगाना तलीब के मुजस्समे से रिवायती बटिकमा को हटाना अवाम की तौहीन है, जिसे रियासत के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। सिकंदराबाद की शनाख्त बचाने के लिए निकाली जाने वाली पुरअमन रैली को रोकने पर उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या यही उनका आइन के तहफ़्फ़ुज़ का वदा है। केटीआर ने वाज़े किया कि हुकूमत ताकत के जोर पर अवामी आवाज़ को दबा नहीं सकती और वो इस पाबंदी के खिलाफ अदालत से रुजू होकर दोबारा बड़ी रैली निकालेंगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के जज्बात के बजाय अपनी सियासी अना को तरजीह दे रही है, जिसका अंजाम इबरतनाक होगा। बीआरएस रहनुमा के मुताबिक मकामी लोगों की जिदोजहद रंग लाएगी और वो अपनी मिट्टी की पहचान पर आंच नहीं आने देंगे। इस बयान के बाद बीआरएस कारकुनों में जोश व खुरूश देखा जा रहा है और कानूनी चाराजोई की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ఇంకొక మాట కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను చెప్పేది, మీరు మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ శాశ్వతంగా మరి ద్రోహులుగా చరిత్రలో మిగిలిపోతారు. తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసిన ద్రోహులుగా, తెలంగాణ తల్లిని రూపుమాపి కాంగ్రెస్ తల్లిని ప్రతిష్ఠించిన ద్రోహులుగా, తెలంగాణ సంస్కృతిని తెలంగాణ అస్తిత్వానికి చిహ్నమైన కాకతీయ కళాతోరణాన్ని, చార్మినార్ని, తెలంగాణ ఆడపడుచులకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన బతుకమ్మని, వీటిని దెబ్బతీసిన ద్రోహులుగా నీ ప్రభుత్వం, నీ పార్టీ నిలబడిపోతుంది. అదే కోవలో, అదే వరుసలో సికింద్రాబాద్ అస్తిత్వాన్ని కూడా మీరు ఏదైతే దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో ఇది మీకు మంచిది కాదు. ఒకటి మాత్రం పక్కా, ఇవాళ మీరు ఈ ర్యాలీని ఏదో భగ్నం చేసి మా వాళ్ళను కొంతమందిని అరెస్ట్ చేసి మీరేదో సాధించినాము అని చెప్పి మీరు పైశాచికానందం పొందొచ్చు. కానీ ఇది తాత్కాలికం మాత్రమే. తప్పకుండా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చెప్పినట్టు కోర్టుకి పోతాం. ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల తరపున న్యాయబద్ధంగా నిరసన చెప్పే హక్కు మనకు రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన హక్కు, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మనకిచ్చిన హక్కు. అట్లాంటి హక్కును ఈ జనవరి మాసంలో, ఏ జనవరి 26న అయితే మనం రిపబ్లిక్ డేగా జరుపుకుంటామో, మరి రిపబ్లిక్ డేకి 10 రోజుల ముందు మరి రాహుల్ గాంధీ గారు పెద్ద పోజులు కొడతా ఉంటాడు కాన్స్టిట్యూషన్ పట్టుకొని. ఇగో మేము కాన్స్టిట్యూషన్ సంరక్షకులము, రాజ్యాంగ రక్షకులం అని చెప్తాడు. ఇదేనా మీరు రక్షించే పద్ధతి? ఒక శాంతి ర్యాలీని భగ్నం చేసి, ప్రజలకు నిరసన చెప్పే హక్కు లేకుండా చేసి, ఎక్కడి వాళ్ళని అక్కడ అరెస్టు చేసి, ఇదా మీరు చేసే రాజ్యాంగ రక్షణ నేను అడుగుతా ఉన్నా. అందుకే శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చెప్పినట్టుగా కోర్టుకి పోతాం, ప్రజలను కూడా జాగరూకులు చేస్తాం. జంట నగరాల అస్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తున్న ఈ తుగ్లక్ సర్కారుకు తప్పకుండా ప్రజాక్షేత్రంలోనే బుద్ధి చెప్తాము. साबिक वजीर और बीआरएस एमएलए तुलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद की पहचान के लिए निकाली जाने वाली रैली को रोकने पर पुलिस और हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हमें जमहूरी तरीके से अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है, जबकि हमने 5 दिन पहले ही रैली की इजाजत मांगी थी। तुलसानी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर रात के आखिरी पहर यानी 10:40 पर इजाजत देने से इनकार किया ताकि हमें अदालत जाने का वक्त न मिल सके। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी सेक्रेटरीट के सामने बगैर इजाजत रैली निकाल सकते हैं और उनके रास्ते में आने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब हम निकाल दी तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हजारों पुलिस एहलकारों की तैनाती और कारकुनों की गिरफ्तारियों को उन्होंने गैर अलानिया कर्फ्यू और जमहूरी अक़दार का कत्ल करार दिया है। तुलसानी का कहना है कि हुकूमत की इस इंतकामी कार्रवाई से अवामी तहरीक दबने वाली नहीं है बल्कि मजीद मजबूत होगी। उन्होंने वाज़े किया कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे और अपनी मिट्टी की पहचान के लिए हर सतह पर जिदोजहद जारी रखेंगे। మీరు రాత్రి 10:40 మీరు రిజెక్షన్ అని చెప్పి మేము అప్లై చేసింది 5 రోజుల కింద. ఒకవేళ మీరు నిన్ననో మొన్ననో రిజెక్షన్ చేస్తే మేము
కోర్టు ద్వారా పర్మిషన్ తీసుకుంటుంటే ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడన్నా పోతేనేమో అందరిని అరెస్ట్ చేస్తారు ప్రతిపక్ష పార్టీలని. వాళ్ళేమో ఇష్టానుసారం ర్యాలీలు చేసుకోవచ్చు. సెక్రటరేట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా, సెక్రటరేట్ ముంగట కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు పాదయాత్రలు చేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రజాస్వామ్యం లోపల మాకు హక్కు లేనట్టు మా అస్తిత్వం, మా సికింద్రాబాద్ ప్రజలు 220 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి మా ప్రాంతాన్ని, మా ప్రాంతం పేరు లేకుండా మా అస్తిత్వం మీద దెబ్బ కొట్టినప్పుడు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మేము నిరసన చెప్పేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మీరు చూస్తే ఒక కర్ఫ్యూని తలపించే విధంగా కొన్ని వేలాది మంది పోలీసులు పెట్టి ఎక్కడదక్కడ అరెస్టుల పర్వం కొనసాగించడం అనేది దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండించడమే కాకుండా మళ్ళీ ఫస్ట్ వీక్లో కోర్టుకు పోతాం, న్యాయపరంగా పర్మిషన్ తీసుకొని మళ్ళీ ర్యాలీ కంటిన్యూ చేస్తామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. कांग्रेस के साबिक एमएलए संपत कुमार ने अपने खिलाफ लगाए गए भत्ताखोरी और धमकाने के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए बीआरएस रहनुमाओं पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि मुताल्लिका कंट्रैक्ट कंपनी की जानिब से दी गई तहरीरी शिकायत में कहीं भी उनका नाम शामिल नहीं है और न ही उन पर बराह रास्त कोई इल्जाम लगाया गया है। संपत कुमार ने बीआरएस लीडर कृष्ण को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मालूम नहीं वो पढ़े लिखे भी हैं या नहीं, क्योंकि जिस खत का वो हवाला दे रहे हैं इसमें धमकी देने का कोई जिक्र तक मौजूद नहीं। उन्होंने चैलेंज किया कि सियासी मुखालिफिन महज प्रोपेगेंडे के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। साबिक कानून साज के मुताबिक उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने खबरदार किया कि बगैर किसी सबूत के झूठे इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। इस बयान ने मकामी सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है, जहां दोनों जमातों के रहनुमा एक दूसरे पर बदउनवानी के इल्जामात लगा रहे हैं। వాళ్ళంటారు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ లో 8 కోట్ల రూపాయలు ఉంది అంటారు. నాకు తెలిసి కృష్ణాకు చదువుకున్నారో లేదా ఎమ్మెల్యే పక్కన ఏమో కానీ అంత చదువుకున్న హరీష్ రావు, కేటీఆర్, కృష్ణాకు ఎమ్మెల్యే ఇంకా ఎవరైనా కానీ ఒక్క ముక్క కూడా 8 కోట్లని లేదు, నా పేరు లేదు, నేను బెదిరించినట్లు లేదు, నాకు సంబంధమే లేదు. ఎవరో ఇద్దరు వ్యక్తులు భాషకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మా క్రషర్ డబ్బులు ఇచ్చేది మా జేసీబీకి డబ్బులు ఇచ్చేది పెట్టుకొని మీరు ఎట్లా పనిచేస్తున్నారు అన్నారంట. వాళ్ళు గొడవ పడరట. దానికి నాకు అంట కట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఒక్క ముక్క కూడా నేను చేసినట్టు కానీ నేను అడిగినట్టు కానీ లేకపోతే 8 కోట్ల నా వాస్తవం ఏది లేదు. కానీ అభూత तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान चरण कौशक यादव ने बीआरएस कायदीन के टीआर और तोसानी श्रीनिवास यादव को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया है कि इक़्तिदार हाथ से निकलते ही उन्हें सिकंदराबाद से इतनी मोहब्बत क्यों जाग उठी। उन्होंने पूछा कि जब आप दोनों 10 साल तक वजीर के ओहदों पर फाइज थे, तब अपने सिकंदराबाद को लश्कर जिला बनाने का मुतालबा क्यों नहीं किया और इस वक्त खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी थी। चरण कौशक ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस कायदीन अब अवाम को गुमराह करने के लिए जज्बाती नारों का सहारा ले रहे हैं ताकि अपनी सियासी जमीन बचा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम उनके दोहरे मेयार को अच्छी तरह समझ चुके हैं और अब ऐसी बातों में आने वाले नहीं हैं। कांग्रेस तर्जुमान के मुताबिक बीआरएस हुकूमत के दौर में सिकंदराबाद की तरक्की को अक्सर नज़रअंदाज किया गया और अब अपोजिशन में बैठकर वो सिर्फ सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि बीआरएस रहनुमा अपनी नाकामियों पर अवाम से माजरत करे बजाय इसके कि वो नए मुतालिबात के जरिए तज़ब्ज़ुब पैदा करे। इस बयान ने शहर की सियासत में नई बहस छेड़ दी है और दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। సికింద్రాబాద్ ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం వారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ సికింద్రాబాద్ ను విడగొట్టే ప్రయత్నం ఎక్కడ చేయడం లేదు. కానీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత సికింద్రాబాద్ పేరు మీద లస్కర్ జిల్లాను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి, అదే కాకుండా సికింద్రాబాద్ ప్రత్యేక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పేసి సికింద్రాబాద్ ప్రజలు తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం వారు చేస్తూ ఉన్నారు. వారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం లస్కర్ జిల్లా గుర్తు రాలేదు, సికింద్రాబాద్ ప్రత్యేక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గుర్తు రాలేదు.
ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సికింద్రాబాద్ ను విడగొడుతుందని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుందని చెప్పేసి కేటీఆర్ గారు, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు హైదరాబాద్ ప్రజలు, సికింద్రాబాద్ ప్రజలు తప్పుదారి పడిచే ప్రయత్నం వారు చేస్తా ఉన్నారు. వారి ఆయనలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 33 జిల్లాలు ఏర్పడ్డాయి. 33 జిల్లాలను ఏ విధంగా విభజించారో తెలంగాణ సమాజం అంతా కూడా చూసిరు. ఒక్కొక్క నియోజకవర్గాన్ని 3 జిల్లాల్లో వచ్చే విధంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు అడ్డగోలుగా జిల్లాల విభజన చేసింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ. అదే కాకుండా అల్లుడు కోసం ఒక జిల్లా, కొడుకు కోసం ఇంకొక జిల్లా. అదే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన నాయకులను చిన్నగా చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా చిన్న జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసి రాజకీయ పబ్బం గడిపింది మీరు. ఇక్కడ రాజకీయ పబ్బం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ తాపత్రయపడతలేదు. ప్రజలకు మెరుగైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించే ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రత్యేక మల్కాజిగిరి పోలీస్ కమిషనరేట్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఫోర్త్ సిటీ అదేవిధంగా పోలీస్ కమిషనరేట్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఆల్రెడీ ఉన్నదే. హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో సికింద్రాబాద్ వస్తుంది. आदिलाबाद में पुलिस ने साबिक वजीर और बीआरएस रहनुमा जोगो रामना को उनकी रहायशगाह से इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो चनाका कोरटा प्रोजेक्ट की तरफ एहतजाज के लिए रवाना हो रहे थे। बीआरएस पार्टी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों प्रोजेक्ट के इफ्तिताह की मुखालफत करते हुए वहां एक तहारत और सफाई के प्रोग्राम का ऐलान कर रखा था। जोगो रामना ने अपनी गिरफ्तारी पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए हुकूमत पर तनकीद की कि जिस प्रोजेक्ट से 1 एकड़ जमीन को भी पानी नहीं मिल रहा, वजीर आला इसका इफ्तिताह क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत पुलिस के जरिए अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और ये गिरफ्तारी गैर जमहूरी है। पुलिस ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर उन्हें शांति नगर में वाक़े उनके घर में नजरबंद करने के बाद हिरासत में ले लिया ताकि प्रोजेक्ट के मकाम पर किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इस कार्रवाई के बाद बीआरएस कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गए। पार्टी क़यादत ने इस अमल को सियासी इंतकाम करार देते हुए वाज़े किया कि वो अवामी मुफादात के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। అశోక్ నేను ఇలా మీరు ఏమన్నా వీరుకున్న నేను నా దగ్గర ఎంత దమ్ము ఉన్నదో నేను పక్కన మీరు కాంగ్రెస్ చేసుకోండి. మీరు కాంగ్రెస్ అట్లా కాదు, మీకు అట్లాగా అర్థం చేసుకోండి. సహకరించుడు కాదు, ఎందుకు సహకరించాలి మేమేంత అంటే తప్పేంది. ఎన్ని రోజులు పెడతారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇదే మీకు మీరే కాంగ్రెస్ ఇన్ఫార్మ్ చేసుకోండి, మీరే కాంగ్రెస్ చేసుకుని మీరే కాంగ్రెస్ పార్టీ। आंध्र प्रदेश के जिला काकीनाडा के तेविंडंगी मंडल के गांव एकोतापल्ली में त्योहार के मौके पर मुनक्किदा एक मकामी खेल के दौरान तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के हामियों के दरमियान शदीद तसादुम हो गया। मामूली बात पर शुरू होने वाला झगड़ा देखते ही देखते पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया और दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर बेदरेग पथराव शुरू कर दिया। इस खूनी झड़प में दोनों जमातों के कई कारकुन शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गांव में अचानक होने वाले इस हमले और पथराव की वजह से आम शहरियों में शदीद खौफ व हरास फैल गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए महफूज मकामात की तरफ भागने पर मजबूर हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और लाठी चार्ज करके हुजूम को मुंतशिर किया, जिसके बाद अब सूरत हाल काबू में बताई जा रही है। मकामी हुक्काम ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया है और कशीदगी के पेश नज़र इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दिया गया है। ये वाक़या इत्तेहादी जमातों के निचले दर्जे के कारकुनों के दरमियान बढ़ती हुई सियासी रकाबत का नतीजा करार दिया जा रहा है। मशहूर अदाकारा और टीवी मेज़बान उनसुया भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ होने वाली मुसलसल हरासानी और नाज़ेबा तबसरों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया है कि कुछ अफराद और सोशल मीडिया अकाउंट्स जानबूझकर उनकी किरदार कशी कर रहे हैं और उनके खिलाफ फहश और गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। अदाकारा की इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सीसीएस पुलिस ने कराटे कल्याणी और शेखर भाषा समेत कई टीवी एंकर्स और सोशल मीडिया सार्फिन,
कल 43 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंसोया का मौक़िफ़ है कि आज़ादी इजहार की आड़ में किसी खातून की इज्जत नफस को मजरू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ऐसे अनासिर को कानून के कटहरे में लाना ज़रूरी है। पुलिस ने मामले की संगीनी को देखते हुए मुतालिका यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स की तफसीलात जमा करना शुरू कर दी हैं ताकि मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस वाक़ये ने शोबिज़ इंडस्ट्री में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए साइबर जराइम और ऑनलाइन हरासानी के हवाले से एक नई बहस छेड़ दी है। पुलिस हुक्काम ने यकीन दिलाया है कि तफ्तीश के बाद कसूरवार पाए जाने वाले तमाम अफराद को जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे। हैदराबाद के इलाके यूसुफ गोडा में वाक़े कृष्णा नगर के एक मकान में हफ्ता की सुबह इस वक्त सनसनी फैल गई जब घर में मौजूद वॉशिंग मशीन अचानक जोरदार धमाके से फट गए। ये वाक़या जैन मंदिर के करीब वाक़े एक रिहायशी मकान में पेश आया, जिसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। खुशकिस्मती से जब ये हादसा पेश आया तो ख़ानदान के तमाम अफराद घर से बाहर थे, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम धमाके की शिद्दत से घर के फर्नीचर और दीगर अशिया को मामूली नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह धमाका बिजली के शॉर्ट सर्किट मशीन में किसी बड़ी फनी खराबी की वजह से हुआ है। मकामी पुलिस ने वाक़ये की इत्तला मिलने के बाद जाए वक़ूआ का मुआयना किया और इस गैर मामूली वाक़ये की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। माहिरीन का कहना है कि पुरानी वायरिंग या मशीन के तवील अरसे तक चलने से गर्म होकर फटने के इम्कानात हो सकते हैं। इस वाक़ये के बाद मकामी लोगों में बरक़ी आलात के इस्तेमाल के हवाले से तशवीश पाई जा रही है। जिला जयशंकर भोपालपल्ली के चटीला मंडल में एक सब इंस्पेक्टर पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और शहरियों को हरासा करने के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। मुतासिरीन का कहना है कि 21 नवंबर 2025 को उनकी मोटरसाइकिल नशे में गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में जब्त की गई थी, लेकिन 55 दिन गुजर जाने के बावजूद सब इंस्पेक्टर शरवण राव गाड़ी वापस नहीं कर रहे हैं। अब हैरान कुन तौर पर पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मज़कूरा गाड़ी से गैर कानूनी देसी शराब बरामद हुई है, जिसे मुतासिरीन ने सरासर झूठ और मनगढ़ंत कहानी करार दिया है। मुतासिरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि सब इंस्पेक्टर एक मकामी कांग्रेस रहनुमा को खुश करने के लिए उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और कानून के बरक्स किसी सबूता मीडिया ब्रीफिंग के बगैर कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि अगर शराब मिली थी तो मौके पर ही कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इतने दिनों तक खामोशी क्यों इख्तियार की गई। अब मुतासरा अफराद ने पुलिस के आला हुक्काम से इस नाइंसाफी के खिलाफ फौरी मुदाखलत और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। शहरियों में इस वाक़ये के बाद मकामी पुलिस के रवैये के खिलाफ सख्त बिरहमी पाई जा रही है और वो गाड़ी की फौरी वापसी के ख्वाहां हैं। हैदराबाद के इब्राहिम बाग तालाब में हफ्ते के रोज़ एक हॉट एयर गुब्बारे की लैंडिंग के हवाले से सोशल मीडिया पर हंगामी लैंडिंग की अफवाहें गर्दिश करने लगीं, जिन्हें हुक्काम ने कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मकामी इंतज़ामिया ने दी हिंदू इससे गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि गुब्बारे की लैंडिंग बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी और किसी किस्म की फ़नी खराबी या इमरजेंसी पेश नहीं आई थी। हॉट एयर गुब्बारों के मेले का इनेकाद करने वाली कंपनी स्काई वर्ड्स के चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी ने बताया कि ये अफवाहें अवामी मालूमात की कमी की वजह से फैली हैं, क्योंकि लोग गुब्बारे के ऑपरेटिंग निज़ाम से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम हिफाजती प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और गुब्बारे ने पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत ही लैंडिंग की थी। इस वजाहत के बाद मकामी लोगों और सयाहों में पाई जाने वाली तशवीश दूर हो गई है और मेले की सरगर्मियां हसन मामूल जारी हैं। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो बगैर किसी तस्दीक के ऐसी अफवाहों पर कान न धरें जिनसे खौफ व हरास पैदा हो। ये मेला शहर की खूबसूरती और सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। हैदराबाद के IT कॉरिडोर में वाक़े कुंडापुर के इलाके में माई होम मंगला अपार्टमेंट के करीब एक स्क्रैप गोदाम में अचानक भयानक आग भड़क उठी।
देखते ही देखते शोले आसमान से बातें करने लगे क्योंकि इस गोदाम में फिल्मों की शूटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला थर्मोकोल का भारी सामान जखीरा किया गया था, जिसने आग को मजीद तेजी से फैलने में मदद दी। आग की शिद्दत और काले धुएं के बादलों को दूर दूर से देखा जा सकता था, जिसकी वजह से करीबी रिहायशी इमारतों में रहने वाले लोगों में शदीद खौफ और हरास फैल गया। वाकया की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अमला फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, लेकिन गोदाम में रखा लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया है। पुलिस और फायर हुकाम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आग लगने की असल वजह क्या थी और क्या वहां हिफाजती इंतजामात मौजूद थे। इस वाक़े की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई और पुलिस ने हिफाजती इक़दामात के तौर पर अतराफ के रास्तों को बंद कर दिया। जिला नीलोर के इलाके दिगदर्ती में गुंडागर्द अनासर ने एक बार फिर सर उठाया है, जहां शराब के नशे में धत एक गिरोह ने मेडिकल शॉप पर धावा बोलकर खौफ और हरास फैला दिया। इत्तलात के मुताबिक ये हमला आवर दुकान में दाखिल हुए और मुफ्त अद्वियात का मुतालबा करने लगे, लेकिन जब वहां मौजूद खातून ने अद्वियात देने से इनकार किया तो वो आपे से बाहर हो गए। मुश्तइल गुंडों ने लाठियों और चाकुओं से दुकान के शीशे तोड़ दिए और फर्नीचर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से वहां मौजूद अमला अपनी जान बचाने के लिए छुपने पर मजबूर हो गया। इस अचानक हमले ने इलाके के ताजिरों और मकीनों में शदीद बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि सरेआम हथियार लहराने से अमन व अमान की सूरत हाल पर सवाल खड़े हो गए। मुतासरा दुकानदारों ने फौरी तौर पर मकामी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमला आवरों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त में कमी की वजह से ऐसे जराइम पेशा अफराद के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहर अंदूर के इलाके भागीरथपुरा का दौरा किया, जहां आलूदा पानी पीने की वजह से कई हलाकतें हुईं और मुताद्दिद अफराद बीमार पड़ गए। इस मौके पर मुतासरा खानदानों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हुकूमत के स्मार्ट सिटी के दावों पर सख्त तनकीद की और इसे एक नाकाम शहरी मॉडल करार दिया, जहां अवाम पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम है। राहुल गांधी ने कहा कि अवाम को साफ हुआ और पानी फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, लेकिन इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत ने मासूम जानें ले ली हैं और अब लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस सानिहे की इखलाकी जिम्मेदारी कबूल करे और मुतासरा खानदानों को फौरी तौर पर माकूल मुआवजा फराहम किया जाए ताकि उनकी दाद रसी हो सके। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि आज भी इलाके में साफ पानी की फराहमी का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं किया गया है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। राहुल गांधी ने यकीन दिलाया कि बहैसियत अपोजिशन लीडर वो इन मजलूमों की आवाज़ पार्लियामेंट तक ले जाएंगे और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। हाँ, जो अफेक्टेड शांत हो जाइए प्लीज। जो अफेक्टेड लोग हैं उनसे अभी मैं मिला हूँ, ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है और लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये
अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार